तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में स्टार्ट हुई। 1789 में इसके क्या क्या कारण थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल तथा जो बुद्धिजीवी थे उनका क्या योगदान था, कि हम इन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर किस प्रकार का था और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी किस प्रकार की थी, किस प्रकार पॉलिटिकल कंडीशंस ने लोगों को जो क्रांति करने के लिए प्रेरित किया और किस प्रकार पॉलिटिकल शोषण किया जाता था फ्रांस की जनता का। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पॉलिटिकल में लिरेंकुश तथा स्वैच्छाचारी राजतंत्र। स्वैच्छाचारी राजतंत्र फ्रांस में क्या, तो लुई राजाओं का शासन था। जो लुई 14वां है वो ऐसे कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। इसका मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ना राज्य है, ना कोई जनता है, ना कुछ कानून वगैरह कुछ नहीं है। तो इस प्रकार वो था, वो ऐसे कहता था। लुई 14 का ये कथन है कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। इस प्रकार इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि सबसे ऊपर मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इस प्रकार ये कानून बनाता था, वो भी ऐसे स्वैच्छाचारी बनाता था, मन माने कर लगाता था तथा वसूल करता था तथा खर्च उनका वह भी बिना किसी नियंत्रण के करता था, जिसके कारण फ्रांस की हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी नाजुक हो गई थी। नेक्स्ट नंबर अगला है कि लुई 16 के समय ये हुई थी। लुई 16 क्या कर, क्योंकि इसका ये पहले से ढांचा ऐसे ही चलता था, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वैसे ही था। लुई 16 कहा करता था कि कोई चीज़ इसलिए कानून है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, कोई चीज़ इसलिए कानून है क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो इस प्रकार लुई 14 भी कहता था, क्योंकि वो जैसा चाहे या जो वो बोल देता था वही कानून हो जाता था। इस प्रकार वो क्या क्या करता था कि गिरफ्तार बिना किसी कारण गिरफ्तारी हो जाती थी तथा सजा का प्रावधान भी कर देते थे। इसमें क्या है, जो सम्राट के कृपा पात्र है वो भी एक मुद्रित वारंट होता था, जो राज्य का मुद्रित वारंट, जिसको लेटर दे कैचिड कहा जाता था। लेटर द कैचिड, लेटर दी कैचिड। इसमें क्या है, एक पत्र होता था जिसमें किसी इंसान को, किसी भी मानव को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो ब्लैंक होता था। तथा जो सम्राट के कृपा पात्र थे उनके पास ऐसा होता था तथा बिना किसी कारणवश उनको सजा दी जा सकती थी। इस प्रकार का जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी वो भी बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे और क्या क्या था उधर। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो जनता का कोई अधिकार वहाँ पे नहीं होता था। एक था वहाँ पे सदन, उसका नाम था स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल, जो कि एक प्रतिनिधि सभा होती थी जनता की। इसमें 3 सदन होते थे, एक पादरी का, दूसरा सामंत का और तीसरा होता था सर्वसाधारण जनता का, सर्वसाधारण जन। इसमें क्या 3 सदन होते थे, लेकिन इसका जो सम्मेलन है वो 1614 में बुलाया गया था। 1614 के बाद 1789 तक इसका कोई सदन, कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। इस कारण जो प्रतिनिधि थे वो इसकी संगठनात्मक ढांचा कैसा था वो भूल गए थे, इसका किस प्रकार गठन होता है वो भूल गए थे, इसकी प्रोसीजर कैसे होती है, किस प्रकार इसको संचालित किया जाता है, इसमें किस प्रकार प्रस्ताव लाया जाता है, किस प्रकार पारित किया जाता है, वो सब कुछ भूल चुके थे। तो इस कारण ये भी एक बिना काम की चीज़ रहेगी,
जिसके कारण ये पूरा स्वैच्छाचारी शासन चल रहा था। एक वहाँ पे संस्था थी पगरमा, वो क्या करती है, एक सुप्रीम कोर्ट के जैसे होती थी। उसका नाम क्या था, पगरमा। उसका काम था न्याय करना, मतलब एक टाइम का सुप्रीम कोर्ट के समान थी। दूसरा, जो राजा के आदेश थे, जो कानून थे, उनको पंजीकृत करना, कानून पंजीकृत करना। इसमें क्या था कि जो राजा का आदेश था, जो कानून था, क्योंकि जो राजा बोलता था वही कानून बन जाता था, तथा उसको पंजीकृत करना इसका काम होता था। लेकिन क्या है, जब एक बार ये मना कर सकती थी राजा को, लेकिन राजा जब दूसरे बार बताता तो उसको पंजीकृत करना ही था। लेकिन इस प्रकार जो राजा है, वो जो मूल संरचना है, जो वहाँ पे कानूनों की मूल संरचना थी, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। ये चीज़ ये जनता को बताती थी। तो इस प्रकार ये भी एक जनता में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश करती थी। लेकिन जो यहाँ के न्यायाधीश थे, उन्होंने इस पद को खरीद रखा था तथा बाद में इसको वंशानुगत कर दिया। तो इस प्रकार ये भी एक इसका मतलब एक गलत ही चीज़ थी, क्योंकि उनसे हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते जो न्यायाधीश पद खरीदे तथा उनको वंशानुगत कर दे। तथा दूसरा, जब कभी भी ये सा जो कानून, जो अवैध कानून थी, उनको मना करती थी, इसके पास ऐसी कोई सपोर्टिंग संस्था नहीं थी, क्योंकि सारा कुछ जो निरंकुश स्वैच्छाचारी शासन था उसके अधीन था। ये अकेले संस्था भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस प्रकार यह था अपना राजनीतिक कारण, जिसमें लुई 14वां बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16 बोलता था कि कोई चीज़ इसलिए कानून है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इस प्रकार जो लेटर द कैचिट चलता था, जिससे किसी भी जवान को या किसी भी इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस प्रकार की जो स्वैच्छाचारी था, इससे जनता तंग आ चुकी थी तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम मात्र की रह गई थी उस जमाने में। कारण है जो पॉलिटिकल में अयोग्य शासक, जो लुई 14वां था, उसके बाद में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो शासन व्यवस्था ठीक ठाक चला सके। लुई 15वां था, वो एक कर्मण्य शासक था तथा जो आर्थिक हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी फ्रांस की, उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। वो कहा करता कि लुई 15वें का कथन है कि वर्तमान व्यवस्था में मेरा समय कट जाएगा, वर्तमान व्यवस्था में मेरा समय कट जाएगा। तो इस प्रकार वो एक कर्मण्यता की सोच रखता था तथा जो डिसीजन टेकिंग पावर है उसका बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण वो ये भी कहा करता था, क्योंकि वो तो उसकी फ्रांस की जो कंडीशंस थी उससे वाकिफ था, किस प्रकार की पॉलिटिकल, सोशल तथा इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसके बारे में रग से वो वाकिफ था। और वो जब मर रहा था तब कहा, मेरे मरने के बाद परले आएगा, मेरे मरने के बाद परले होगा। इस प्रकार वो भविष्यवाणी कर चुका था क्रांति की, और क्रांति के रूप में परले आया था। इस प्रकार उसकी जो आलस्यपन था, जो कर्मण्य थी, सोच थी, जो उसकी आदत थी, उसके कारण समाज जो फ्रांस है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट है लुई 16वां। इसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। यदि तो निरंकुश शासक है, यदि वो योग्य और कुशल है तो राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी निर्णय लेने में असक्षम था। असक्षम था तथा इस पे जो रानी अंतोनेट, इसकी रानी थी अंतोनेट, उसका बहुत प्रभाव था। वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये जिद्दी, अहंकारी तथा फिजूल खर्ची थी, जिसके जो चारों ओर से जो लालची चाटुकारों से घिरी रहती थी तथा उन्हीं के प्रभाव में वो ऐसे पॉलिटिकल इंटरफेयर करती, जिसके कारण जनता को तथा फ्रांस की आर्थिक हानि बहुत हुई। इस प्रकार यह था अयोग्य शासक। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार दोषपूर्ण शासन था।
शासन व्यवस्था थी उसमें भी कई विकृतियाँ थी। तो शासन व्यवस्था, एक तो समरूपता का अभाव था, समरूपता का अभाव था। दूसरा, उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा था, भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। फिजूल खर्ची थी। इस प्रकार ये प्रशासनिक समरूपता नहीं थी, भ्रष्टाचार था, फिजूल खर्ची थी तथा आपसी समन्वय नहीं था। जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, समन्वय का अभाव था। तो क्या फ्रांस तो था वो दो प्रकार के राज्यों में डिपेंड था। एक फ्रांस था, वो दो में था, एक जनरलित टाइप के पास शासन होते थे, राज्य होते थे, वो 34 थे। और एक होते थे एक होता था गवर्नमेंट, एक होता था जनरल लिते। जनरल लिते क्या है, 34 होते तथा ये गवर्नमेंट होते थे 40। इसमें क्या है, जो गवर्नर होते थे उसकी नियुक्ति तो सम्राट के द्वारा की जाती थी तथा जनरल लिते होते थे उसमें होते थे एतानदा। जो एतानदा होते थे उनमें क्या है, जो कुलीन वर्ग होते थे तथा उच्च बुर्जुआ वर्ग। इसमें क्या है, दो प्रकार के राज्यों में फ्रांस बटा हुआ था। एक प्रकार था जनरल लिते, दूसरा था गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नर शासन करता था, वो कुछ नहीं करता था। जो प्रशासनिक कार्य, जो राजनीतिक कार्य है उनमें वो भाग नहीं लेता था तथा विलासितापूर्ण जीवन यापन करता था। नेक्स्ट है जनरल लिते, ये है एतानदा के द्वारा शासन चलाया जाता था, जिनकी नियुक्ति भी कुलीन वर्ग तथा उस बुर्जुआ वर्ग से फ्रांस के सम्राट द्वारा की जाती थी। तथा ये स्थानीय न्यायालय होते थे, वहाँ पे न्यायाधीशों का काम भी करते थे। इस प्रकार ये न्यायाधीशों के काम भी करते थे। जो सर्वाधिक सत्ता राजा के हाथ में तो होती थी। इसके पास एक 5 कमेटियाँ होती थी, 5 समितियाँ थी जो कि राजा की तरफ से आदेश देती थी। तथा जो फॉरेन रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उनमें भी ये अपनी भागीदारी निभाती थी। तो इस प्रकार की एक रूपता नहीं थी शासन में, भ्रष्टाचार था, फिजूल खर्ची थी तथा जो प्रशासनिक है वो काम नहीं किए जाते थे। भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पूरा जो शासन है खिलबिल हो रखा था। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी। जो न्याय व्यवस्था थी वो भी दोषपूर्ण थी। यहाँ पे क्या है, न्याय में ऐसा था कि जो लेटर दी पेचिर थे, उनसे क्या है, किसी भी इंसान को बंदी बनाया जा सकता था तथा बिना मुकदमे चलाए उसको सजा दी जा सकती थी। तथा दूसरा था कि जो न्याय व्यवस्था है वो लैटिन भाषा में चलाई जाती थी। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तो फ्रांस के जो सामान्य जनसाधारण है उसको लैटिन भाषा का ज्ञान नहीं था, इस कारण ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, 383 टाइप के कानून उस टाइम फ्रांस में चल रहे थे। तो फ्रांस में जो एक कानून, यहाँ पे जो कोई काम करना वैध है वो 5 मील दूर पे अवैध हो जाता था। तो इस प्रकार की वहाँ पे कानून व्यवस्था थी, जिसके कारण कानून व्यवस्था में एकरूपता का अभाव था, एकरूपता का अभाव। तथा जो न्यायालय थे उनका जो ज्यूरिडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, वो भी ढंग से परिभाषित तथा निश्चित नहीं किए हुए थे। कौन से न्यायालय को कौन से काम तथा कौन से मुकदमों की सुनवाई करना, ये निश्चय नहीं था। जो न्यायालय थे वो मन में आया उसी चीज़ की सुनवाई कर लेते थे तथा सजा दे देते थे। इस प्रकार जो न्यायाधीशों के पद होते थे वो पैसे दे के खरीद लिए जाते थे। इस प्रकार उन लोगों से न्याय की उम्मीद रखना न्याय संगत नहीं होगा। इस प्रकार ये थी दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी उस टाइम। माने सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी फ्रांस की? जो सामंतवाद पर आधारित थी तथा जो असमानतापूर्ण थी तथा विशेषाधिकारों पर जो मूल सिद्धांत है उन पर आधारित थी। नंबर 2 है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण फ्रांस की समस्या क्या है? असमानता, मतलब वहाँ पे वर्ग बने हुए थे। अभी कौन कौन से वर्ग हम चर्चा करेंगे। दूसरा विशेषाधिकार,
तीसरा सामंतवाद। सामंतवाद के मूल सिद्धांतों पर आधारित थी। अभी हम चर्चा करेंगे जो असमानता किस प्रकार थी। उसमें 3 प्रकार के वर्ग थे। नंबर 1 था पादरी वर्ग, नंबर 2 था कुलीन वर्ग जो पैसे वाला था, और नंबर 3 हुआ सर्वे जनसाधारण। सर्वे जनसाधारण इसमें कौन कौन थे? इसमें मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग मजदूर, किसान तथा शिल्पकार या दस्तकार। अब हम चर्चा करेंगे एक एक पे। इसमें क्या जो पादरी वर्ग होता था वो एक राज्य के अंदर राज्य की अवधारणा से जैसा था, मतलब उनके अलग से जो न्याय की प्रणाली अलग थी, उनके कानून अलग होते थे। वो भी जो खेती करते थे किसान मजदूरों सबसे अपना अलग से टैक्स लेते थे। वो कर्ज से तथा जो कर उनके पैसों पे तथा जो आमदनी पे कर था, तो जो बाकी टैक्स होते थे उनसे मुक्त थे तथा नाम मात्र को कर लगाया जाता था। तो किसी भी दंड देने से, गिरफ्तार करने से उससे मुक्त थे। उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार का जो पादरी वर्ग था उसको समाज में असमानता तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे। दूसरे कुलीन वर्गों पे भी सेम था। उनके पास जो ज़्यादा संपत्ति है वो केंद्रित थी, बाकी जनता के पास इतनी संपत्ति थी नहीं। दूसरा वो मनमाना रवैया अपनाते थे, खुद टैक्स देते नहीं थे तथा दूसरे लोगों पे वो टैक्स इम्पोज करते थे। इस प्रकार ये भी फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया इन्होंने। वो गलत था, गलत कार्य करते थे, इस कारण जनता उत्तेजित हुई तथा क्रांति के लिए मजबूर हुई, लेकिन ये भी एक कारण था। नेक्स्ट है सर्वजन साधारण। सर्वजन साधारण में मध्य वर्ग में जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, दार्शनिक थे, इस प्रकार के लोग आते थे। उनके भी बहुत सारे कारण हैं। व्यापारी, उनको मुक्त व्यापार व्यवस्था नहीं थी, तो हर एक सीमा में उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण व्यापारी वर्ग असंतुष्ट था। नंबर 2 जो बुर्जुआ वर्ग था, मध्यम वर्ग, उनके पास पैसे थे लेकिन सामाजिक स्टेटस नहीं थे तथा स्पेशल राइट्स नहीं थे उनको। जैसे कुलीन को तो पादरियों को थे, उनके पास राइट्स नहीं थे, जिसके कारण वो भी असंतुष्ट था। तथा दूसरा जो वर्तमान की व्यवस्था थी वो समानता चाहते थे तथा क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे, उनकी योग्यता के अनुसार वो पद नहीं मिला हुआ था। नेक्स्ट था किसान। किसानों पे भी बहुत सारे कर लगे थे। उनको रोटी बनाने का कर, खेती का कर, चर्च का अलग से कर देना पड़ता था। तथा जो कुलीन लोग होते हैं वैसे ऐसे हिरण कबूतर पालते थे जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन उसको भी वो नहीं मारते थे, क्योंकि अपना जो शौक था शिकार करने का उसको पूरा करने के कारण किसानों की इसमें मजबूरियाँ हो जाती। नेक्स्ट है दास्तकार भी परेशान होते थे, उनके पास भी विभिन्न प्रकार के कर उनसे लिए जाते थे, इसके कारण वो भी गरीबी की बेड़ियों में बंधे हुए थे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कौन कौन से कारण थे जिसके कारण वो लोग मजबूर हुए क्रांति करने के लिए। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है? आर्थिक कारण में 3-4 कारण है। एक है जो राजा था लुई 16, उसका फिजूल खर्ची। नंबर 2 है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्धों में भाग लेने के कारण। उत्तराधिकार ऑस्ट्रिया के युद्धों में भाग लिया जिसके कारण। नंबर 3 है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1776 से शुरू हुआ और 81 तक चला तथा इसमें भाग लिया, जिसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तथा दूसरा है दोषपूर्ण कर व्यवस्था। इसमें क्या है तो पादरी तथा कुलीन वर्ग था वो कर फ्री था, लेकिन जो जनसाधारण था उनसे कर लिए जाते थे। इस प्रकार जो धन का केंद्रीकृत है वो पादरी तथा कुलीन वर्ग पे होता था। दूसरा जो जनसाधारण से पादरी भी अलग से कर लेते थे, कुलीन वर्ग भी अलग से कर लेते थे। इस प्रकार ये दोषपूर्ण कर व्यवस्था थी। नंबर 3 था ठेकेदारी पर कर वसूलना। इसमें क्या था जो ठेकेदार होते थे वो करों का वसूल करते थे तथा वो मनमाना ढंग तथा मनमाने तरीके से वसूल करते थे। इसमें अन्यायपूर्ण तथा शोषणकारी नीतियों का उपयोग करते थे।
तो इस प्रकार ये कारण था फिजूल खर्ची, जिसमें उत्तराधिकार राष्ट्रीय के जो उत्तराधिकार का मामला था उसमें लड़ाइयाँ कर करके तथा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लेके इसकी स्थिति खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कर व्यवस्था, जिसमें क्या है पारदर्शिता, कुलीन वर्ग अलग से जनसाधारण से लेते थे कर, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। वो बरकस मेहनत करता था किसान, लेकिन उसका पेट कभी भरा नहीं। नेक्स्ट है ठेकेदारी कर वसूलना। इसमें क्या है फ्रांस की क्या पॉलिसी रहती थी, इसमें ये रहती थी कि जो आय के अनुसार व्यय का प्लान नहीं होता था, व्यय के अनुसार आय का प्लान रहता था। इस प्रकार की पॉलिसी के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति में दिन खराब होती चली गई। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले जो टॉपिक है उस पर कि क्रांति फ्रांस में क्यों हुई। नेक्स्ट टॉपिक है वाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ये क्रांति फ्रांस में क्यों हुई, क्योंकि ऐसी कंडीशंस पूरे यूरोप में थी, फिर भी ये फ्रांस में बार बार क्रांतियाँ क्यों हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है एक राष्ट्र राज्य का निर्माण। नंबर 1 है, इसमें क्या है जो फ्रांस है उसमें पहले ही एक राष्ट्र के रूप में जो राज्य का निर्माण है उसकी मानसिकता उनके लोगों में आ गई तथा पॉलिटिकल रूप से एक फ्रांस जनता के दिमाग में बैठ गया था। इस प्रकार जो जनमत होता था वो राष्ट्रव्यापी होता था, कोई आंदोलन होता था वो भी राष्ट्रव्यापी होता था। इस प्रकार के कारणों के कारण जो प्रांतीय भावना है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि वरना नहीं तो एक प्रांत में विद्रोह होता है उसको ओनली विद्रोह बोलते, तो इतने बड़े पैमाने में हम नहीं उसको एक क्रांति के रूप में जाना जा सकता है। इस कारण जो राष्ट्र के रूप में फ्रांस का निर्माण हुआ उसके कारण फ्रांस में क्रांतियाँ ज़्यादा हुई, क्योंकि तथा वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए। नंबर 2 किसानों की जागरूकता। किसानों की जागरूकता उस ज़माने में जो बाकी यूरोपीय देश थे उनमें भी किसानों की इससे भी ज़्यादा बदतर हालत थी। ये तो कुछ स्वतंत्रता इनको प्राप्त थी, जिसके कारण ये स्वतंत्र चिंतन किया इन्होंने। जब कुलीन वर्ग का काम जब सरकारी लोग करने लग गए तो उनके दिमाग में आया यदि योग कर रहे हैं तो उनको कर क्यों दें। तो इस प्रकार वो स्वतंत्र चिंतन का आविर्भाव हुआ, जिसके कारण फ्रांस के जो किसान थे वो ज़्यादा जागरूक थे अपने अधिकारों के बारे में। इस कारण नंबर 2 कारण ये था। नंबर 3 है सेना। सेना के 2 कारण, एक तो वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जाके आए, दूसरा उसको सुविधाएं, क्योंकि फ्रांस की सेनाएं लगातार युद्धों में भाग लेती रही, जिसके कारण उसको वेतन वगैरह नहीं दिया गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी, कपड़े तथा खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिल पाता था। दूसरा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में भाग लेते आए, वहाँ की जनता ने, वहाँ के शासकों ने जिस प्रकार इंग्लैंड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी समानता को लेकर, अधिकारों को लेकर, वो इन्होंने ऐसे सोचा कि हम उनके लिए लड़ सकते तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते। इन कारणों को मुद्दा बना के तो समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के लिए लड़ना स्वीकार किया। नंबर 4 है बुद्धिजीवियों का। बुद्धिजीवी कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्या, जैसे ऑस्ट्रिया है, पर्सा है, वहाँ पे क्या बुद्धिजीवियों के द्वारा जो शासकों को प्रेरित किया गया कि प्रजा हित में काम किए जाए, आर्थिक विकास, मुक्त व्यापार की व्यवस्था की जाए, वो काम वहाँ पे किए जाते थे। बुद्धिजीवियों के कारण जो आलोचना करने के कारण किए जाते थे, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। जो फिजूल खर्ची थी वो ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। रानी अंतोना थी जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसकी भी फिजूल खर्ची ज़्यादा थी, अहंकारी तथा जिद्दी स्वभाव की थी तथा पॉलिटिकल इंटरफेयर करती थी। और यहाँ पे बुद्धिजीवियों का प्रभाव था। बुद्धिजीवियों में था मोंटेस्क्यू, उसने लिखी कानून की आत्मा, जिसमें उसने जो सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तथा जुडिकल पावर जो उनको सेपरेट करना था। नंबर 2 है रूसो ने लिखी सामाजिक संविदा, जिसमें जो स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। नेक्स्ट था
वॉल्टेयर ने भी जो आडंबर थे, जो चर्च के आडंबर थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने तो यहाँ तक कि रूसों के बारे, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो इस प्रकार इन बुद्धिजीवियों का योगदान था। नेक्स्ट है पेरिस। उस समय क्या है, जो प्रशासनिक तथा राजनीतिक जो शक्तियाँ थी वो पेरिस में सिमट कर आ गई, क्योंकि जब लुई 14वें ने तथा 13वें ने जो सामंतियों की शक्तियाँ समाप्त कर दी तथा उनके विशेषाधिकारों में कमी की थी, जिसके कारण पेरिस एक प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अभी फ्रांस में जो शासन प्रणाली थी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, जिसके कारण जो भी हलचल पेरिस में होती उसका प्रभाव पूरे पेरिस में पड़ता था। इस प्रकार जब क्रांतिकारियों ने पेरिस पर अधिकार कर दिया तो पूरी फ्रेंच जो पब्लिक है उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई। नेक्स्ट है केंद्रीकृत धन। धन का केंद्रीकृत होना। फ्रांस में क्या है, कुछ ही लोगों के पास जो फ्रांस की अधिकांश धन संपदा थी वो केंद्रीकृत थी। जब अकाल वगैरह पड़ता था, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती, जो भी तो नेचुरल क्लाइमेट आती थी किसानों पे, वो जाते थे। तो वहाँ के और यहाँ का जो नज़रिया था उसमें पूरा ही अंतर था, क्योंकि वहाँ पे तो लोग आराम से विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। इस कारण उन्होंने अंतर किया लोगों ने, और उन्होंने समझा इसके क्या रीजन हो सके। इस कारण ये फ्रांस में जो क्रांति फ्रांस में ज़्यादा हुई। नंबर 1 था राष्ट्र राज्य का निर्माण, एक राष्ट्र की भावना आना। दूसरा किसानों की जागरूकता। नंबर 3 सैनिक कार्य, जो कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जाके तथा सुविधाओं की कमी थी। नेक्स्ट है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी में कारण जो प्रजा हित में सुधार करने चाहिए थे वो फ्रांस के राजाओं ने नहीं किया। नेक्स्ट है नेपोलियन ने कहा था रूसों के बारे में कि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति असंभव थी, तथा इन्होंने मोंटेस्क्यू ने कानून की आत्मा, वॉल्टेयर ने आडंबर, जो धार्मिक तथा चर्च के आडंबर थे उनका कठोर आलोचना की। नेक्स्ट है धन का केंद्रीकृत होना। जो कुलीन वर्ग तथा पादरी थे उनके पास धन का केंद्रीकरण हो चुका था, जिसके कारण बाकी तथा उनके पास जो जितने भी संसाधन था उनके पास धन नहीं था। इस प्रकार पेरिस का एक क्रांतिकारी जो पॉलिटिकल तथा प्रशासनिक केंद्रीकृत होना, जिसके कारण पूरा अधिकार कर लिया गया क्रांतिकारियों के कारण, जिसके कारण धन पूरा उसके साथ खड़ा हो गया। इस प्रकार ये थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कारण, क्योंकि फ्रांस में किस लिए